हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेज। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनामेटिक्स के बारे में, है ना। तो पिछले क्लास में हमने वेक्टर देख लिया था। आज काइनामेटिक्स देखेंगे। काइनामेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह के क्वेश्चन इस पर। तो देखो, यहाँ हमने लिखा है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं ना। ऑब्जेक्ट के क्या क्या स्टेट हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और यह क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है ना। और दूसरा हो सकता है कि यह मोशन में हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है और तब हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। ठीक है ना। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इसके 2 कंडीशन निकल के आएंगे। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि मोशन में है तो क्यों है, यानी कॉजेज पर हम विचार नहीं करते हैं। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, इसके कॉज के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है ना। तो विदाउट कॉज, यदि विदाउट कॉज हम लोग किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स। क्या बोलेंगे? काइनामेटिक्स। ठीक है ना। और डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ दियर कॉज ऑफ मोशन, है ना। यदि हम लोग कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्यों है, इस पर भी हम लोग स्टडी करते हैं। इसको हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहां देखो, यही हमने लिखा है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट दियर कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ दियर कॉज ऑफ मोशन, विथ दियर कॉज ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्यों है, हम कॉजेज के बारे में भी स्टडी करते हैं, उसको डायनेमिक्स बात करेंगे, है ना। अब काइनेमेटिक्स हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के 5 पैरामीटर्स होंगे। कौन कौन पैरामीटर्स है भाई? देखो, ये हम लिख लेते। हमको पता करना होगा डिस्टेंस काइनेमेटिक्स में, और क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड, और वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो ये 5 जो है, 1 2 3 4 5 काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स हैं। इसी के बारे में जनरली हम लोग स्टडी करेंगे। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। बट कैलकुलेट यही करना होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बाय द वे, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेस्ट और मोशन क्या है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट ऑब्जर्वर, है ना। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, if the object does not change its position with passage of time with respect to observer, it is said to be at rest। तो क्या मतलब हुआ, हम एक फिगर लेकर समझते हैं, या हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ जो है एक पार्टिकल है और ये क्या है, ये इसी पोजीशन पर। हम यहाँ कुछ टाइम टेक करते हैं भाई, टाइम चेक करते हैं। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल इस पोजीशन पर है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। अब हम ऐसा करते हैं, टाइम को चेंज, टाइम तो इंक्रीज करेगा, टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं टी इजिकल टू 2 सेकेंड, कितना, 2 सेकेंड। तो टी इजिकल टू 2 सेकेंड पर हम देख रहे हैं कि पार्टिकल इसी पोजीशन पर है। इसी तरह टी इजिकल टू 3 सेकेंड, कितना, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर भी हम देख रहे हैं पार्टिकल इसी पोजीशन पर है। ऐसे करके हम अगेन 4 5 6 सेकेंड में भी देख रहे हैं तो पार्टिकल इसी पोजीशन पर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ डिफिनेशन लिखवाया है, जो हमने पॉइंट्स यहाँ नोट किया है, उसमें क्या है, रेस्ट के लिए कि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, वह रेस्ट में कहलाएगा। तो यह पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसी पोजीशन पर है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसी पोजीशन पर है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसी पोजीशन पर है, तो यह कहलाएगा कि पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोगों का है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद द पासेज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है ना।
अब देखो कोई पार्टिकल है यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ हमने रख लिया पार्टिकल को, यह जो है कुछ t=1 सेकेंड पर यहाँ है ना, फिर ये कहीं यहाँ आ गया, देख लो यहाँ आ गया t=2 सेकेंड पर, फिर पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया t=3 सेकेंड पर, फिर पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया t=4 सेकेंड पर। हम क्या देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पर है, यहाँ ग्राउंड मान लेते हैं अपन, है ना, ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है कि पार्टिकल पहले इस पोजीशन पर है, फिर क्या देख रहा है, इस पोजीशन पर है, फिर देख रहा है इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ पार्टिकल का पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है ना। तो जब टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज करता है तो वह पार्टिकल मोशन में कहलाता है। क्लियर है? अब हमने क्या करना, अब हम लोग देखो यहां हमने लिखा है देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। तो अगर इसका क्या मतलब हुआ समझो कि अगर किसी पार्टिकल को हम रेस्ट में कह रहे हैं या मोशन में कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि हम उस पार्टिकल को किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें बताना होगा, किस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ क्लियर हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। मान लो एक ट्रेन हमारे पास और यहाँ कोई एक मैन है ना, ये कोई मैन है ना, ये मैन यहाँ बैठा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसको फर्स्ट ऑब्जर्वर मान लें ना, ये ऑब्जर्वर है और ये फर्स्ट ऑब्जर्वर है ना। चलो ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं, एक जो है दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ ले लेते हैं और ये यहाँ है ना, और इस दूसरा ऑब्जर्वर है ये इस पोजीशन पर रखा हुआ। अब हमारे पास क्या है, ट्रेन कहीं मूव कर रही है, ट्रेन जो है मूव कर रही है, ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गया है ना, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ मैन जो है ये मैन यहाँ है, ऑब्जर्वर भी कहीं यहाँ ही है ना, ये ऑब्जर्वर फर्स्ट यहाँ है। उसी तरह से ये ट्रेन जो है कहीं यहाँ आ गई है ना, यहाँ आ गई। चलो तो मैन भी यही रहेगा भाई, देखो बहुत बढ़िया, यहाँ मैन यही रहेगा और ऑब्जर्वर जो है इसका फर्स्ट ऑब्जर्वर कहीं यहाँ है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन पर विचार करते हैं। हमारे पास क्या है कि अगर ये सेकंड ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि मैन का पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस मैन को देखेगा है ना, फिर यहाँ देखेगा, फिर देखो यहाँ देखेगा है ना। साथ ही साथ यानी क्लियर है कि ये जो सेकंड ऑब्जर्वर है या क्या, इससे पूछा जाएगा तो क्या कहेगा, मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यहां से यहां गया फिर यहां गया। ये क्या देख रहा है कि मैन का पोजीशन तो टाइम के साथ भाई चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मोशन में होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग ऐसे देखें, समझना कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इससे बोले भाई देख के बताओ कहाँ है, ये देख रहा है यही है, ये देख रहा है यही है। अब ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है, यदि हम उससे पूछें कि मैन का पोजीशन चेंज हो रहा है, जो ट्रेन में बैठा है, दोनों ट्रेन में बैठे हैं, ऑब्जर्वर फर्स्ट एंड मैन, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि बताओ मैन का पोजीशन चेंज हो रहा है, वो देखेगा मेरे सामने बैठा हुआ है भाई, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर तो कहेगा ये रेस्ट में है। जबकि सेकंड ऑब्जर्वर इसी मैन को, सेम मैन को कह रहा है मोशन में है। तो क्वेश्चन है कि इसमें कौन गलत है कौन सही है, या दोनों सही है? भाई यहाँ दोनों सही है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस्ट एंड मोशन की बात जो हो रही है वह डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जर्वर पर कहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। यदि ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पर है, ये जैसे सेकंड ऑब्जर्वर यदि ग्राउंड पर है तो उस केस में कहेगा कि मैन मोशन में है। यदि कोई ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो वह कहेगा ये मैन रेस्ट में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रेस्ट एंड मोशन तभी डिफाइन हो पाएगा जब आप ये बताओगे कि हमको कहां से ऑब्जर्व करना है, कहां से पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा रेस्ट एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। बाय द वे ये बात तो समझ में आ गई होगी। हमारे कहने का थीम ये था कि यदि कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, मोशन में होगा, यदि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वह रेस्ट में होगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ, टू लोकेट द पोजीशन, ये इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, टू लोकेट
द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर किसी पार्टिकल को लोकेट करना है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है समझो, यहां हम लिख के दिखाते हैं ना। यहां देखो, ये जो एक्स एक्सिस है भाई, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये जहां जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है यही कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली हम पार्टिकल को कहां मानते हैं, हम पार्टिकल को मानते हैं कि ओरिजिन पर है, पार्टिकल को ओरिजिन पर मानते हैं। जैसे ये तुम्हारे दिमाग में है बिल्कुल भी। जैसे अगर आप कहीं अपने घर से किसी क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हो, अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, तो आप यदि मान लो अपने घर से स्कूल गए और किसी ने पूछा कि भाई आपके घर से स्कूल का क्या डिस्टेंस है, आप कहते हो 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर आपने कैसे मेजरमेंट किया भाई, अपने घर पर आपने जीरो रख लिया है, जीरो से लेकर और स्कूल का डिस्टेंस आप कर रहे हो कि 4 किलोमीटर है। तो सिंपल है कि अगर पार्टिकल को हमको कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो जहां से वो स्टार्ट करता है वहां हम ओरिजिन मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे, कि ओरिजिन पर है। वही मैंने बताया कि पार्टिकल को हम जनरली ओरिजिन पर मानते हैं, है ना, अपने सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन इजी के लिए। अब कोई कहता है कि क्या ओरिजिन के अलावा भी किसी पोजीशन पर पार्टिकल हो सकता है, या कहीं जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया चलना ओरिजिन कहीं उसके दूसरे जगह माना जा सकता है। हाँ, मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट इजी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली मानते हैं कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से। कहां से चलना स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया तुम्हारे घर और स्कूल का, कि घर से आप स्कूल जा रहे हो, 4 किलोमीटर है, तो आपने ओरिजिन कहाँ लिया, अपने घर को लिए जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। बाय द वे, ये बात तो समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक्स वाई जेड जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। हमें उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल मोशन। हम लोग मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है ना, दूसरा है 2 डायमेंशन मोशन, और तीसरा है 3 डायमेंशन मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जनरली पढ़ेंगे 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यह जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब यह हुआ कि पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो किधर कर रहा होगा, या तो एक्स एक्सिस में कर रहा होगा या फिर वाई एक्सिस में। जब एक्स में कर रहा होगा तो वाई और जेड में मूव नहीं करेगा, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा, वाई जेड का वैल्यू दैट टाइम 0 रहा होगा। सिमिलरली पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्स और जेड 0 होगा, केवल वाई ही चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां हम यहां देख रहे हैं, देख यहाँ एक्स एक्सिस है और यहाँ है वाई एक्सिस। यहाँ एक पार्टिकल है ना, अब यहाँ है, फिर कोई कार ले लिया अपन ने, फिर यहाँ मूव किया, फिर देखो भाई यहाँ मूव किया, है ना, एक्स एक्सिस है। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ 1 है एक्स का कोऑर्डिनेट, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो पहले पार्टिकल 1 पर था, फिर 2 पर, फिर 3 पर। लेकिन y का वैल्यू जब यहाँ था तब भी 0, y का वैल्यू जब यहाँ था तब भी 0, y का वैल्यू यहाँ, मतलब y में कोई चेंज नहीं हो रहा, y तो x पर 0 ही होगा, बट x चेंज हो रहा है। 1 पर था, फिर 2 पर था, फिर 3 पर था। यानी ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल एक x पर चल रहा होगा, या फिर y पर, या फिर z पर। क्लियर है। तो हमने लिखा इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट में, मोशन ऑफ पार्टिकल in 1 dimension is described by 1 coordinate of position that changes with passage of time। वही चीज है कि अगर 1 coordinate of position केवल चेंज होगा, यानी x में चल रहा है तो x का कोऑर्डिनेट केवल चेंज होगा, y और z यहाँ 0 होगा, y और z में कोई चेंज नहीं होगा, केवल x में चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल y में चले, ऐसा हो सकता है भाई, पार्टिकल y में चले, ऐसे है ना, ये पार्टिकल y में चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में, समझना, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन। तो यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 3 है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, वाई डायरेक्शन में जब पार्टिकल जा रहा है, देख रहे हो ना, वाई डायरेक्शन में जब पार्टिकल जा रहा है, इस केस में केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस केसेज में देख रहे हो केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स और जेड चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बार में पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा 1 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है ना, बहुत अच्छा।
तो उसी तरह जेड में भी जा सकता है, केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई चेंज नहीं होगा, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ट्रेन जो है स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चल रहा है तो केवल एक्स चेंज होगा, वाई और जेड चेंज नहीं होगा, तो ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरह हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन में, और टू डायमेंशनल मोशन हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा इट इज मोशन इन ए प्लेन, यह जो मोशन होता है प्लेन में होता है, एक प्लेन में होता है। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है तो इस प्लेन में ही मोशन होगा इसका, है ना। अब देखो मोशन ऑफ पार्टिकल इन टू डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन, यहाँ जो डिस्क्राइब होता है इसका मोशन दो कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब होता है और वह दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज करता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ जैसे एग्जांपल हमने लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये दोनों टू डायमेंशनल मोशन होते हैं। टू डायमेंशनल का मतलब हुआ यहाँ हम बता रहे हैं एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है ना। अब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हुआ कुछ इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अभी ऐसे समझते हैं। मान लो पार्टिकल कहीं यहाँ है, यहाँ पार्टिकल है ना, इस पॉइंट पर, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे समझेंगे, है ना। इस पॉइंट पर का मतलब पार्टिकल कहीं यहाँ, अब यहाँ देखो पार्टिकल यहाँ है भाई, यहाँ है ना। फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बहुत ही अच्छा। अब यहाँ देखो ये कुछ इस तरह से आ गया है, पार्टिकल जो है वह कहाँ है समझना, तो पार्टिकल कहीं यहाँ है ना, फिर पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ, ऐसे कुछ है ना। अब यहाँ देखो जब पार्टिकल यहाँ है और तुमसे पूछा जाए कि अगर पार्टिकल जब इस पोजीशन पर है तो एक्स का क्या वैल्यू रहा होगा और वाई का क्या वैल्यू रहा होगा, ऐसा कुछ पूछा जाए। ये भी पूछा जाए कि पार्टिकल जब इस पोजीशन पर आ गया तब एक्स का क्या वैल्यू रहा होगा और वाई का क्या वैल्यू रहा होगा। तीसरा, जब पार्टिकल इस पोजीशन पर आया तब एक्स का वैल्यू बताओ, साथ ही वाई का वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा सकता है। तो जब भी हमको पार्टिकल का पोजीशन निकालना है और पार्टिकल किसी प्लेन में चल रहा होगा तो क्या करना होगा, उसके लिए जहां पार्टिकल है वहां से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो, एक्स का कोऑर्डिनेट पता चलेगा कि एक्स पोजीशन पर कहां है, उस एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का पोजीशन कहां है। साथ ही साथ अगर वाई पर परपेंडिकुलर डालते हो तो हमको ये पता चलेगा कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का पोजीशन क्या है। चलो यहां हम डाल के देखते हैं भाई, यहां हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, चलो ये डाल दिया, ये मान लो 1 है ना, और वाई पर भी डाल दिया, ये 2 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो कह सकते हैं कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पर था तो एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर पर था और वाई डायरेक्शन में कहीं 2 मीटर पर था, है ना। चलो इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ मान लो 3 मीटर है और यहाँ मान लो 4 मीटर है, ऐसे कुछ मान लिया हमने, है ना। तो कह सकते हैं कि पार्टिकल जब इस पोजीशन पर आया होगा तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 3 मीटर, और साथ ही साथ उसी समय वाई डायरेक्शन में कितना किया होगा, 4 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह इस पॉइंट पर आया होगा एक्स डायरेक्शन में कहीं मान लो 5 मीटर है और वाई डायरेक्शन में फिर इसका डिक्रीज करके 3 मीटर पर आ गया, यानी जब इस पोजीशन पर आया पार्टिकल तो एक्स में तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया बट वाई में थोड़ा घट गया, 3 मीटर पर आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि एक ही साथ पार्टिकल का दोनों पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स भी और वाई भी। पहला में क्या आया था 1 और 2, है ना, क्या था 1 और 2, यानी एक्स में 1 मीटर पर था तो वाई में 2 मीटर पर था, ठीक है ना। एक ही साथ एक्स भी चेंज हुआ 1 मीटर, वाई भी चेंज हो गया 2 मीटर पर आ गया। चलो अगला हमारे पास क्या आ रहा है 3 और 4 का, है ना। 3 और 4 का मतलब कोऑर्डिनेट हुआ कि एक्स में 3 मीटर चला होगा तो वाई में 4 मीटर चला, यानी एक्स पहले एक्स कितना था, x1 था, अब कितना हो गया x3। उसी तरह y पहले 2 था, अब कितना हो गया 4। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक ही साथ पार्टिकल का x पोजीशन भी चेंज हो रहा है और y पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो x और y दोनों पोजीशन इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। जबकि वन डायमेंशनल मोशन में क्या था, वन डायमेंशनल मोशन में था कि पार्टिकल का केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता था, यहां पार्टिकल का दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा एक साथ, एक्स भी और वाई भी, ठीक है ना। तो केवल एक्स वाई नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और जेड एक साथ चेंज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वाई और जेड एक साथ चेंज कर जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट इतना श्योर है कि दो कोऑर्डिनेट एटलीस्ट चेंज होगा तभी टू डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल मोशन जो आपको नहीं पढ़ना है,
इट इज मोशन इन स्पेस। तो हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं ना। चलो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है। बहुत बेसिक चीजें हैं, हम लोग ये सब समझ जाएंगे तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल करने में बहुत इजी होगा, चीजों को बहुत अच्छा से कर पाएंगे। समझो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल जिस पाथ को कवर करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो, एक फिगर से हम लोग समझेंगे, कोई पार्टिकल है यहाँ से चला, फिर यहाँ ऐसे करके ए से बी पॉइंट पर चला गया। कहाँ चला गया? ए से बी पॉइंट पर, ऐसे कुछ मूव करते हुए, है ना, इस जिगजैग पाथ से, ऐसे समझो। अब हमारे पास क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन, बोलो। हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेके आएंगे और इसकी लेंथ को माप ले। स्केल लेके आओ और इसकी लेंथ को, ए से बी तक के लेंथ को माप लो, और जो लेंथ आएगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे भाई स्केल लेके आओ, यहां से यहां तक माप लिया, चलो फिर यहां से यहां तक माप लिया, फिर यहां माप लिया, फिर यहां माप लिया, फिर यहां माप लिया, ऐसे करके मापते गए, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर। जैसे यहां तक मान लो हम मीटर में ले रहे हैं, डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, सेंटीमीटर में हम लोग लेके देखते हैं क्या आता है ना। हाँ तो देखो, हमने अब बात कर रहे थे कि हम यहाँ डिस्टेंस को जो मापेंगे वो सेंटीमीटर मापते हैं ना। चलो तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वह डिस्टेंस हमारा हुआ मान लो 5 सेंटीमीटर। स्केल लेके हम लोग माप कर रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं। हम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमने क्या किया, स्केल से यहां तक माप कर लिया। तो 5 + 10 15, अब +2 17, +1 18, अब +5, ठीक है ना 23, अब +3 26। तो 26 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस कैसे निकाला, हमने जिस पाथ से पार्टिकल मूव कर रहा है उस पाथ का लेंथ माप लिया, और जो लेंथ आया वही डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। हमने कहा इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह जो होता है स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। उसी तरह हम बात कर रहे हैं फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज। फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज, है ना। जैसे मान लो यहाँ ए पॉइंट है हमारे पास और यहाँ एक बी पॉइंट है ना। अब ए से बी तक जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। कैसे? देखो, ए से बी तक इस पाथ से गए, ठीक है ना, इसको फर्स्ट पाथ मान लिया हमने, है ना। और क्या हो सकता है समझो, और ये हो सकता है कि ए से बी तक हम लोग इस पाथ से गए, ठीक है ना, इसको सेकंड पाथ मान लिया। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ए से बी तक पहुंचने के लिए कुछ इस तरह का प्लान करें, ऐसे यहां पहुंचे, बोलो ऐसे पहुंचे इस पॉइंट पर, नहीं ये थर्ड पाथ हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग कहां से पहुंच रहे हैं, ए से कहां पहुंच रहे हैं, बी पर, ए से बी पर पहुंच रहे हैं। और ए से बी पर पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। अब जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। कैसे? अगर फर्स्ट पाथ से हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट पाथ से जाएंगे तो इसका क्या दिख रहा है, फिगर से ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पाथ सबसे कम डिस्टेंस होगा, इसका लेंथ सबसे कम है। स्केल लेके नापेंगे और माप लो, माप यहां हमने कर लिया और ये कुछ आ गया, मान लेते हैं कि इसका आ गया ऐसा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, है ना। और देखो ए से बी तक इसका माप हमने किया तो ये आ गया कहीं कहीं 15 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा मान लो इसको माप किया तो हमको लग रहा है कि 50 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब यहाँ देखो हम पहुंच रहे ए से बी तक, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आ गया। पहुंच रहे एक ही पॉइंट बी पर बट डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आया। कैसे आया डिफरेंट डिफरेंट? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पाथ हमने फॉलो किया और फिर उस पर डिफरेंट डिफरेंट पाथ से फॉलो करते हुए हम बी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है, यही बात हमने लिखा, फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यू। तो डिस्टेंस के 3 वैल्यूज आ गए। इस पाथ को फॉलो किए तो ये आया, इस सेकंड पाथ को ये आया, और थर्ड पाथ को फॉलो किए तो 50 सेंटीमीटर आ गया।
तो एक ही पॉइंट पे पहुंचने के लिए डिफरेंट डिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें अगला पॉइंट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव एंड जीरो। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, उसका डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखो, यदि पार्टिकल मूव करता है, अगर पार्टिकल रेस्ट में है, तुमसे पूछा जाएगा डिस्टेंस क्या है, तो क्या कहोगे? जीरो। अरे जब मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस कहां कवर हो गया? अगर पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसका डिस्टेंस कभी जीरो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। डिस्टेंस जो है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। टाइम तो हमेशा इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इंक्रीज करेगा, जैसे यहां कर रहा है। अब इस ग्राफ को रीड करना है। इंक्रीज की बात करें कैसे करते हैं, देखो यहाँ एक्स एक्सिस है भाई, यहाँ वाई एक्सिस है, और ये हमने ले लिया इस तरह का ग्राफ। ये सेम ग्राफ यहाँ हमने, ये एस है और ये क्या है, टी है ना। अब देखो कैसे ग्राफ हम लोग रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल है समझना। इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट रहा होगा तो डिस्टेंस मान लो 1 मीटर, इधर कितना 1, यहां आया होगा तो टाइम हमारा 2 सेकेंड मीटर, इस भाई इधर टाइम है ना तो मीटर नहीं सेकंड में लेंगे है ना। ये टाइम हो गया 2 सेकेंड, और यहाँ मान लो ये 3 मीटर है। उसी तरह इस पॉइंट पर देखो टाइम हो गया 5 सेकेंड और डिस्टेंस कहीं 10 मीटर हो गया। तो देख रहे हो डिस्टेंस टाइम तो इंक्रीज कर ही रहा है, 1 2 5 टाइम इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, 1 से 3 से 10 है ना, 1 मीटर से 3 मीटर फिर 10 मीटर। यानी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। यही पॉइंट हमने लिखवाया। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, चलो नेक्स्ट में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस तो हमने देख लिया, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक पार्टिकल है और वो कहीं ये पॉइंट पर है ना, ये से इस पाथ को फॉलो करते हुए, देख रहे हो ना, इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे बी पर आ गया ना, ऐसे बी पर आ गया। ठीक है, अब देखो हमने बताया था पिछले क्लास में टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर, ध्यान होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमने बताया था कि पोजीशन वेक्टर जब ड्रॉ करना हो तो ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिला दो आप, ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिला दो। तो पहले पार्टिकल कहाँ रहता है, ए पर, तो ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिला दिया और ये कहलाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमने बताया। तो यहाँ आर आई जो होगा वह पोजीशन वेक्टर विथ इनिशियल पोजीशन ओ ए, यानी कह सकते हैं यह इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली अब हमने क्या किया, पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए बी पर आ गया, बी पर आ गया तो ये हम ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिलाएंगे। तो ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिलाया तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को मिला दो आप तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि देखो पहले पार्टिकल ए पर था, आप कहाँ आ गया, बी पर, तो बी पर इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर विथ फाइनल पोजीशन ओ बी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो डिफाइंड है वो है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जब भी चेंज लेते हैं तो कैसे लेते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो फाइनल हमारा क्या है, फाइनल है ओ बी जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और इनिशियल क्या है ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू, हम लोग ओ बी की जगह लिख सकते हैं आर एफ, तो आर एफ, और ओ ए की जगह लिख सकते हैं आर आई। तो ये ए बी जो आया यह डिस्प्लेसमेंट आया, और आर एफ माइनस आर आई को हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां से एक डिफिनेशन निकल के आया कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई ए पॉइंट है और यहाँ कोई बी पॉइंट है ना। अब ए से बी पर जाने के लिए कई पाथ हो सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया, कई पाथ हो सकते हैं। एक पाथ तो ऐसे भी हो सकता है, चलो बहुत बढ़िया। एक पाथ कुछ ऐसे हो सकता है, एक पाथ कुछ ऐसे हो सकता है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। कई पाथ हो सकते हैं, फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड पाथ मान लो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और भी पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। लेकिन हमारा डिफिनीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का,
कि दो पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या दिख रहा है बताओ, मिनिमम डिस्टेंस बताओ। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करते हैं हम लोग। मिनिमम ए से बी तक जाने के लिए हमको कहीं यही पाथ दिख रहा है, यही पाथ दिख रहा है ना। अब इससे मिनिमम नहीं हो सकता, इसको अपन फोर्थ मान लिया। क्या मान लिया? फोर्थ। तो हमारे पास जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया और जो फोर्थ आया, ये फोर्थ पाथ जो आया या दो पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस आया, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस आ गया, तो यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कौन डिस्प्लेसमेंट होगा? फर्स्ट पाथ होगा क्या? नहीं। सेकंड पाथ होगा क्या? नहीं। थर्ड पाथ होगा क्या? तुम कहोगे सर नहीं। कौन सा होगा? फोर्थ पाथ होगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इसीलिए हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच सबसे शॉर्ट वाली, सबसे छोटा वाली जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। बोलो, सबसे शॉर्ट होगा ना डिस्टेंस का शॉर्ट पार्ट, यानी डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। बहुत ज्यादा हो सकता है तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। इसीलिए हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस या तो छोटा होगा तो डिस्टेंस के इक्वल होगा। चलो, हमने लिखा इट इज वेक्टर क्वांटिटी ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना। याद रखना है, यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इससे पहले डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसको वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन होगा ना। तो डायरेक्शन हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल से फाइनल की ओर। कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर फाइनल से इनिशियल ड्रॉ करें, तो नहीं, फाइनल से इनिशियल नहीं, इनिशियल से फाइनल। जैसे मान लो ये इनिशियल है, बोलो भाई ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। तो क्या ड्रॉ करेंगे? इनिशियल से फाइनल की ओर, यानी ये जो डायरेक्शन होगा इनिशियल टू फाइनल, ये इसका डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में तो हम लोग समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक बार इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट में देखते, नेक्स्ट में हमारे पास है फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन पार्टिकल आफ्टर मोशन हैज कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है यदि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर मूव करके आ जाए। बहुत सिंपल, देखो कैसे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहां कोई ए है, पार्टिकल ए पॉइंट पर है और इसको हम लोग इनिशियल पोजीशन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बताओ? इनिशियल पोजीशन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल ऐसे मूव गया, ठीक है, ऐसे मूव कर गया, है ना, ऐसे, और ये फिर से यहां आ गया। कहां आ गया? ये पर ही आ गया भाई, ठीक है ना, ऐसे मूव करते हुए। तो फाइनल पोजीशन इसका क्या होगा? यही होगा। फाइनल पोजीशन भी यही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि पहले जहां था वहीं पर आ गया, तो जो इनिशियल था वही तो फाइनल हो गया। पहले पार्टिकल जहां था फिर चक्कर लगा के फिर वहीं आ गया, तो क्या कहोगे? जहां पहले था फाइनली उसी पॉइंट पर आ गया, तो जो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का वही फाइनल पोजीशन। अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहां डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो फाइनल है वही इनिशियल है, दोनों सेम है, तो हम यहाँ फाइनल के जगह, फाइनल तो रहेगा रहेगा, इनिशियल की जगह भी फाइनल लिख लेते हैं भाई, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो यहाँ फाइनल रख लिए और ये हो जाएगा जीरो। इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए और दोनों ऐसे मान सकते हो यार, इनिशियल ए है, ठीक है ना, सॉरी फाइनल ए है और इनिशियल भी यही था, तो ये माइनस ए क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पर आ जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जीरो आएगा। यानी क्लियर है कि पार्टिकल यदि चला जिस पॉइंट से और कहीं भी घूमा, कहीं भी गया, कहीं भी चक्कर लगाया और फिर उसी पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आप अपने घर से निकल रहे हो, अपने स्कूल गए या फिर कहीं मार्केट आप चले गए, है ना, और मार्केट से घूम के आए या फिर जो भी शॉपिंग करके आए और फिर अपने घर पर ही आ गए, तो कहां से स्टार्ट किया था? अपने घर से। कहां आ गए? अपने घर पर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब कोई कहेगा डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। आपने, अगर आपके घर से मार्केट 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर और जाने का और फिर रिटर्न आए फिर 3 किलोमीटर,
टोटल 6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगा पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां से आप चले थे फिर वहीं आ गए। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जीरो वाला केस तो हम लोग देख लिए, पॉजिटिव और निगेटिव में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव कब आ रहा है, निगेटिव कब आ रहा है। बट अभी जानना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि पार्टिकल पहले ये पोजीशन पर आता है, बताओ पार्टिकल कहां रहता है, ए पोजीशन पर, और ऐसे मूव करते हुए बी से होते हुए फिर ए पर आ गया, कहां आ गया, फिर जो है ए पर आ गया, है ना। तो पहले कहां से स्टार्ट किया था, बोलो, स्टार्ट किया था ए से, कहां पहुंच गया, ए पर। एक ही कंप्लीट सर्कल, मतलब एक ही राउंड करता है, नहीं एक ही रिवोल्यूशन करता है, ठीक है ना। तो उस केस में पहले ए पर था और फिर मूव करके ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ दिख रहा है जीरो होगा, बोलो, क्योंकि जहां था फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, तो जो पाथ से ही मूव कर रहा है उस पाथ का लेंथ मापते हैं हम, बताया ना अभी। डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ से पार्टिकल जा रहा है उसका लेंथ माप लो, वही डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने जीरो बताया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल ए से चला था ए पर आ गया। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस तो होता है इसका जो पाथ लेंथ है, तो हम लोग एक स्केल लेंगे और इसके जिस पाथ से गया उसका माप कर लेंगे। तो ये जो ये पाथ को फॉलो किया है ना भाई, ये पाथ को फॉलो किया, और ये पाथ क्या है, सर्कल, है ना, और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी जो लेंथ सर्कल के सरकमफ्रेंस का होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा वो कितना होता है, 2πr, है ना। सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होगा वो कितना होगा, 2πr। तो हम यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे 2πr, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें देखो, इसमें पार्टिकल ए से बी पर गया कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए, है ना। तो डिस्टेंस पूछ रहा, तो एक कंप्लीट सर्कल किया था तो सरकमफ्रेंस कितना हुआ था, 2πr, और ये जो है हाफ सर्कल किया है तो टोटल का हाफ होगा, इसी पाथ का लेंथ होगा ना डिस्टेंस, तो 2πr/2, ठीक है ना, 2πr/2 ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से पार्टिकल बी पर आ गया, किस पाथ से गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचना है कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस तो यही दिख रहा है भाई, देखो इससे कोई शॉर्ट होगा क्या ऐसे बी तक जाने के लिए, नहीं, ये सबसे शॉर्ट है। तो अगर यहां से यहां तक आर है, फिर यहां से यहां तक भी आर होगा ना, रेडियस यहां है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r। चलो नेक्स्ट में हमारे पास है, कोई बॉल है, मान लो ऐसा समझो, कोई पार्टिकल बॉल टाइप, इसको हमने ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ये कहीं यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ तक है ना, यहाँ से फिर नीचे आने लगा। तो पहले बॉल कहाँ था, पहले भाई ग्राउंड पर था, और फिर कहाँ आ गया, ग्राउंड पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो जब यहाँ ग्राउंड से अप पोजीशन पर गया होगा तो एच हाइट कवर किया, और फिर यहां से यहां आया तो अगेन एच हाइट कवर किया, तो एच प्लस एच कितना हो जाएगा, 2h, तो डिस्टेंस 2h हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल जो एम है ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर है और ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ गया, जैसे ही यहां से यहां आया, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इस पाथ का लेंथ, और ये दिया हुआ एस, एस हो जाएगा। चलो अगर ए इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल आने के लिए सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा सबसे शॉर्ट, इसके अलावा कोई शॉर्ट नहीं, सबसे शॉर्ट यही है, यानी इस केस में एस ही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस भी एस ही है ना। तो हमने देख लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया,
ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ना। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है ना। और यहाँ नेक्स्ट में क्या है समझो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना है, नॉट पॉसिबल की बात हो रही है। नॉट पॉसिबल मतलब कौन सा गलत दिया हुआ है, कौन सा रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, हम ग्राफ को रीड करते हैं। देखो कैसे, इस पॉइंट पर पार्टिकल होगा तो डिस्टेंस यहाँ, सॉरी टाइम है ना, टाइम यहाँ आ गया, डिस्टेंस यहाँ आ गया, है ना। इस पॉइंट पर टाइम, इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ टाइम इंक्रीज कर गया, डिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चलो, चलो अब इस पॉइंट पर चेक करें तो टाइम यहाँ, यानी टाइम इस पॉइंट से अगेन इस पॉइंट, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है इधर, लेकिन डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद डिस्टेंस यहाँ आ गया, यहाँ था डिस्टेंस फिर यहाँ आ गया, यानी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आ गया, डिक्रीज कर गया ना। जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है तो इसको हमको ही तो चूज करना है जो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो बी में देखते हैं। बी में, बी में देखो, बी में देखो, बी में इस पॉइंट पर टाइम है, डिस्टेंस यहाँ आ गया। चलो इस पॉइंट पर टाइम है, डिस्टेंस यहाँ आ गया। क्या देख रहे हैं, टाइम भी, टाइम इंक्रीज किया तो डिस्टेंस भी इंक्रीज किया, यानी ये ग्राफ सही दिया हुआ, ये ग्राफ करेक्ट है। तो हमको करेक्ट चूज नहीं करना, इनकरेक्ट चूज करना, ये नहीं होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच है ना। अब याद है, यहाँ क्या है कि पार्टिकल अगर इस पॉइंट पर है तो टाइम यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट पर टाइम यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब याद है, जैसे ही इस पॉइंट पर हम पहुंच गए, इस पॉइंट पर, तो टाइम यहाँ आ गया और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ आ गया। तो टाइम इंक्रीज किया इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, देख रहे हो ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया तो डिक्रीज कर गया। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे, है ना, जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहां देख रहे हो, यहां क्या है, यहां टाइम यहां से यहां आ गया, टाइम डिक्रीज कर गया भाई। चलो डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज किया किया कोई बात नहीं, बट क्या देख रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम पर आ गया, टाइम इधर आ गया, टाइम डिक्रीज कर गया। टाइम डिक्रीज करेगा क्या, नहीं, यानी ये जो ग्राफ है एक गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है, और हमको दिखाना है इनकरेक्ट ही ग्राफ हमको चूज करना है। तो एक तो इनकरेक्ट था ही, ये भी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पर टाइम यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, इस पॉइंट पर टाइम यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, यानी टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो सही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंक्रीज कर सकता है ना। बहुत अच्छा, तो हमको चूज करना था कि कौन पॉसिबल ग्राफ नहीं है, तो ए और सी पॉसिबल ग्राफ नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है समझ में, कह रहा है इफ एक पार्टिकल है वह 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है नॉर्थ में, सेकेंड फेज में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है ईस्ट में, आफ्टर दैट 10√2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है साउथ वेस्ट में, है ना। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईस्ट, ठीक है ना। हमको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट इसके साथ क्या एंगल बनाएगा ये बता। चलो हम लोग यहाँ पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो कि हमारा ईस्ट, और इधर क्या लिखते हैं, इधर तो वेस्ट, इधर लिखते हैं नॉर्थ, इधर लिखते हैं साउथ, है ना। अभी हम वेक्टर में ये सारा चीज बताए हुए हैं, आपको ध्यान होगा, है ना। अगर दिक्कत आ रही है तो वेक्टर वाले लेक्चर को फिर से एक बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ हमारे पास क्या है, कह रहा है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना 20 मीटर, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट पर कितना गया 10 मीटर, ठीक है ना। और 10√2 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब है 10√2 मीटर, ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 10√2 का मतलब, साउथ वेस्ट का मतलब एंगल है कितना हो गया भाई 45 डिग्री, और ये इधर भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 हेवी हो गया 45, ये तो, ये तो एक्स एक्सिस है, ये इसको वाई बोल सकते, तो ये तो एक्स पर है, ये वाई, ये दोनों कहीं साउथ और वेस्ट के बीच में, पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर लो। अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जो आएगा समझना, इस डायरेक्शन में आएगा 10√2 cos
45 डिग्री जिसके साथ एंगल बना रहे हैं, टेन रूट टू इस लाइन के साथ एंगल बना, ये एंगल कंसीडर करें तो हो जाएगा टेन रूट टू और कॉस 45 मतलब 1/√2, रूट टू कैंसल तो कितना आता है 10 मीटर। 10 मीटर किधर आया साउथ की तरफ, बहुत बढ़िया। चलो अब इधर क्या होगा, इधर जो हो जाएगा इस कॉस के परपेंडिकुलर साइन, तो 10√2 साइन 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा भाई 10√2 साइन 45 1/√2, ये कैंसिल ही हो जाएगा, कितना आ जाता है बताओ, क्या जाता है 10 मीटर, है ना। तो इधर आ गया 10 मीटर, यहाँ हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ से आके अगर यहाँ लिखें, है ना, यहाँ लिख दिया 10 मीटर, 10 मीटर, है ना। अब देखो अब हमारे पास क्या आया समझना, तो ये आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते है ना। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस जो आएगा वह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा भाई, पहले चला 20 मीटर, तो 20 प्लस 10 प्लस 10√2, कुछ नहीं करना इसमें, डायरेक्शन डिस्टेंस में होता ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दिए, तो 10 प्लस 20 30 प्लस 10√2 30 प्लस 10√2 मीटर, है ना, लिख लेते हैं 30 प्लस 10√2 मीटर, यही आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस हमको पता हो गया, डिस्टेंस है 30 प्लस 10√2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आता है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना, यहाँ लिख, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा देखो क्या आता है, देखो क्या जाएगा 20, और इधर होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर होता है आई, और वाई की तरफ होता है जे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में है तो लिख सकते हैं 20J, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20J, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखो यहाँ क्या है 10 मीटर किधर है एक्स की तरफ, तो 10 मीटर एक्स की तरफ है तो हम लोग लिखेंगे 10I, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखो यहाँ 10 मीटर माइनस एक्स की तरफ है तो माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स होगा, और इधर जो बनेगा माइनस आई यूनिट वेक्टर लेते हैं ना। तो 10 मीटर निगेटिव एक्स में है तो हमको लिखेंगे 10 माइनस आई, लिख लिए, प्लस अब यहाँ देखो यहाँ 10 आया है, 10 मीटर किधर है निगेटिव वाई में है, तो निगेटिव वाई में है तो माइनस जे होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 10 माइनस जे ना। तो देखो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 20J में से माइनस 10J करेंगे तो आ जाएगा 10J, है ना, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 10J। साथ ही साथ ये पूछ रहा था हमसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ देखो ईस्ट तो हमारे पास है ही इस डायरेक्शन में, है ना, समझना इस डायरेक्शन में ईस्ट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो आया हमारा वह किधर आया, जे डायरेक्शन शो कर रहा है पॉजिटिव वाई में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, तो ईस्ट और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री ना, कितना एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमसे ही पूछ रहा था कि ईस्ट और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। हम समझते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट है वीडियो को एक बार और देखो पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, है ना, कह रहा है ए पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, ए पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन। क्या हम ऐसा करते हैं यहाँ जो है ना, और इसका रेडियस कुछ आर है, ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में इसको कर लो भाई, 4 पार्ट तभी तो पता चलेगा ना। तो ये जो हो गया मान लो ये इसका ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल, और इसका रेडियस भाई कितना है आर है, ऐसे समझो, और ये इसका सेंटर है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ध्यान रखना ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। अब ये रोटेट 1/4 रोटेशन होना चाहिए,
1/4 का मतलब कि ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, और ये जो पॉइंट है 1/4 पार्ट ही रोटेट करेगा, ये ध्यान रखना है। तो 1/4 पार्ट तो इसका यहां से यहां तक ही हुआ ना, तो ये रोटेट करते हुए ऐसे, देख रहे हो ना, ये ऐसे रोटेट करते हुए कहीं यहां आएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि 1/4 पार्ट ही रोटेट करना है भाई इसका, है ना। तो ये रोटेट ऐसे करते हुए ये पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, है ना, इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये रोटेट करके ये पॉइंट यहां आ गया तो ये फाइनल हो गया, 1/4 रोटेशन हो गया। हाफ रोटेशन रहता तो ये पॉइंट यहां जाता, तो ये हाफ होता। 1/4 रोटेशन है तो 1/4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, और ये पॉइंट कहीं आ गया होगा, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट ही रोटेट करेगा ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब जो है इनिशियल हमको चाहिए होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर कंप्लीट रोटेशन होता, हम यहां लिख रहे हैं देखो, डिस्टेंस इजिकल टू, यदि कंप्लीट रोटेशन होता तो हमने बताया है कितना डिस्टेंस आता पूरे सर्कल के लिए, 2πr, कितना आता 2πr, अभी हमने इस पर क्वेश्चन भी किया। लेकिन 1/4 हो रहा है तो 2πr का फोर्थ पार्ट ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दिया। अगर टोटल रोटेशन होता सर्कल का तो 2πr, उसका फोर्थ पार्ट हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे यहां देखो, यहां देखो, ये जो है कंप्लीट रोटेशन हो रहा था 2πr, यहाँ हाफ रोटेट हो रहा था 2πr/2, यहाँ क्या है बताओ, यहाँ जो है रोटेशन जो हो रहा है वो फोर्थ हो रहा है तो 2πr/4। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भाई यही होगा, देख लो, है ना, इनिशियल से फाइनल की ओर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या कहें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू, ये परपेंडिकुलर है तो इसका ये देखो यहां से यहां तक तो आर हो जाएगा इसका रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगा आर, रेडियस तो सेम रहेगा ना, ये भी आर हो जाएगा। तो ये जो आया ये परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेनस हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस r² का रूट, ये कितना आ जाएगा, √2r², यानी √2r, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो जाएगा √2r हो जाएगा, और डिस्टेंस जो आएगा 2πr/4 आ जाएगा। चलो अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील हमने लिया है और इसका कुछ रेडियस दिया हुआ है, और ये कितना है, ये आर है ना। चलो, परफॉर्म रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट मार्क्ड एट बॉटम, यहाँ एक बॉटम है और इस पर यहाँ पॉइंट मार्क किए हुए हैं, है ना, बॉटम। व्हेन व्हील परफॉर्म हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन करता है ना, ठीक है ना। तो हाफ रोटेशन करेगा तो देखो क्या होगा, इस तरीके से देखो ऐसे रोटेट करेगा भाई, देखो ये यहाँ ये पॉइंट जो है ना, ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, हाफ तो ही जाएगा ना, अगर पूरा आ जाएगा तो कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, हाफ ही करना है ना, तो यहां से हाफ तक यहाँ तक क्या होगा, तो जब ये ऐसे रोटेट किया होगा, और स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग मतलब क्या, एक ही पॉइंट पर रोटेट करता रहे, इट इज कॉल्ड, आगे हम लोग स्लिपिंग देखेंगे, बट अभी हम लोग समझ रहे एक ही पॉइंट पर रोटेट करता रहे तो स्लिपिंग हो गया, बट यहाँ स्लिप नहीं कर रहा। तो कोई भी आप जो है इस तरह का सर्कल वाली कोई भी पार्टिकल लो और उसको इस पर रोटेट कराओ, तो ये क्या होगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा ना, यहाँ रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव भी करेगा। तो ये रोटेट करके मूव करते हुए कहीं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट था ये कहीं यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया इस पॉइंट पर, है ना, ये पॉइंट आ गया भाई, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, ये हो गया इनिशियल, इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन, क्या कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल, ध्यान रखना है इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई। और यहां देखो यहां से ये कहलाएगा इसका फाइनल पोजीशन, क्या कहलाएगा,
फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन कहलाएगा। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब याद देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल से फाइनल के बीच सबसे शॉर्ट डिस्टेंस देखो यही आएगा, है ना। तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है और यही होगा डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें यहां से एक लाइन खींच दें तो ये कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल टाइप दिखा। तो ये डिस्टेंस तो हमको पता है क्योंकि इसका रेडियस r है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना भाई, ये 2r हो जाएगा, r प्लस r 2r। ये हमको पता हो गया 2r। यदि ये डिस्टेंस पता हो जाए यहां से यहां तक तो हम लोग ये निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आएगा, अगर देखो, अगर कंप्लीट सर्कल करता कितना डिस्टेंस कवर करता 2πr, लेकिन यहां तो हाफ ही रोटेशन कर रहा है ना, तो हाफ रोटेशन करेगा तो 2πr/2 डिस्टेंस कवर करेगा। 2πr/2 क्या आ जाएगा πr, तो यहां से यहां तक जो आएगा वो आ जाएगा πr, है ना। यहां से यहां तक क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा πr, क्या आ जाएगा πr, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस हमको पता हो गया, ये डिस्टेंस हमको पता हो गया कितना πr, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी मान, ए बी इजिकल टू हो जाएगा, ए बी इजिकल टू क्या होगा, देखो ये हाइपोटेनस हो गया तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, परपेंडिकुलर हो गया 2r का स्क्वायर, अब बेस जो हो गया वो πr का स्क्वायर का रूट, किया जाए तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो यहां से हम चाहें तो r स्क्वायर कॉमन ले लें और r स्क्वायर कॉमन होगा तो रूट से बाहर हो जाएगा r 4 प्लस पाई स्क्वायर का रूट, यही आ जाएगा देख लो, है ना। ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल लिया और इसका भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है, कहीं समझ में नहीं आती है, एक बार फिर से वीडियो को देखो, कंसंट्रेट होके देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।